बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सेकंड पेपर का चैप्टर 3 है। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रशासन का वैज्ञानिक प्रबंध। यानी कि प्रशासन जो था आपका, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, तो उन प्रशासनों का वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, किस तरह से उन प्रशासनों को वैज्ञानिक रूप आजकल दिया जा रहा है और वो वैज्ञानिक रूप किस तरह से हमारे समाज के लिए अच्छा है, तो उस चीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का आखिर अर्थ क्या है। तो वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी विचारधारा है, एक दर्शन है, जो कि परंपरागत कार्य कराने के अंगूठा का नियम जो है उसका विरोधी है। यानी कि जो परंपरागत सदियों से हमारे कार्य के जो पैटर्न है चलते आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ है। प्रबंध विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है कि वैज्ञानिक प्रबंध आखिर है क्या। तो आइए एक दो विद्वानों के राय, एक दो विद्वानों के मत इस पर जानते हैं कि उनके हिसाब से जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं F.W. टेलर के अनुसार। F.W. टेलर वो कहते हैं कि प्रबंध सही रूप में जानने की एक कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उस कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो जानने की कला ही कहलाती है आपका प्रबंध। उन्होंने लिखा है कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य मालिकों हेतु अधिकतम संपन्नता के साथ साथ जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके हेतु भी संपन्नता को प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाएगा आपका। तो इस तरह से F.W. अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कि यह जो वैज्ञानिक प्रबंध है यह मुख्य रूप से बड़े व्यवसाय की कर्मचारी व्यवस्था की एक विधि है, जिसका उद्देश्य अपने अधिकांश कर्मचारियों के दायित्वों की सीमा को घटा करके उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाना है। यानी कि प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक कर्मचारी का जो दायित्व है वो अगर बहुत सारे दायित्व है उसके, तो उसको घटा करके उसको एक स्पेसिफिक, एक मेन दायित्व, एक छोटा सा दायित्व दिया जाए, ताकि वो अपने उस दायित्व को पूरी तरह से अच्छे से कुशल तरीके से निर्वाह कर सके। उसको कम रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जितने में वो अच्छी तरीके से अपने कार्य को कर सकता है। तो इस तरह से इस दायित्व को बनाया गया तथा साधारण शारीरिक क्रियाओं के संबंध में दिए गए आदेशों पर विवेकपूर्ण अध्ययन कैसे करना है, इस सब चीजों के बारे में हम वैज्ञानिक जो प्रबंध है वो कार्य करता है। तो इस ऊपर की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो समस्याओं को हल करने का एक मानवीय दृष्टिकोण है, एक मानव का विचार है कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को हल करके अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो आपका वैज्ञानिक प्रबंध है उसका विशेषता क्या है, वो विशेषताएं क्या है जिसके आधार पर इसको ज्यादातर मान्यता दी जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है इसका नियोजित व्यवस्था। ये क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंध में नियोजित एवं निश्चित योजना पाई जाती है। इस निश्चित योजना के द्वारा विभिन्न कार्यों को निश्चित तरीकों द्वारा संपादित किया जाता है। समस्त कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यानी कि ये जो भी कार्य होता है, जो भी व्यवस्था होती है, पूरी तरह से नियोजित, पूरी तरह से व्यवस्थित होती है, ताकि उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। और दूसरी इसकी विशेषता है कि यह वैज्ञानिक विश्लेषणों और प्रयोगों द्वारा मान्य है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत घटनाओं, परिस्थितियों आदि के विषय में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इन तथ्यों का अवलोकन किया जाता है तथा फिर विश्लेषण करके इनके विषय में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि इसके जो भी कार्य होते हैं वो काफी हद तक सटीक होते हैं और वो लाभकारी होते हैं, यानी कि लाभ मिलता है इससे। और तीसरा है इसकी मानवीय दृष्टिकोण। इसकी तीसरी विशेषता है कि ये मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत मानवीय संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि बिना अच्छे मानवीय प्रबंधों के
कोई भी संस्थान विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर मानवीय संबंध अच्छे नहीं है, लोगों को के एक दूसरे से रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो कोई भी व्यवस्था हो, कितनी भी सुदृढ़ हो, वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। तो मानवीय दृष्टिकोण का इसमें काफी ख्याल रखा जाता है आपके वैज्ञानिक पद्धति में। और चौथा है इसमें साधनों का अधिकतम प्रयोग, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के मानवीय के अंतर्गत जो है वो कच्चे तेल, माल या मानवीय या भौतिक साधनों का पूरी तरह से योजना बना करके, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके, उस कार्य को लोगों में बांट करके उनकी विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, उसको नियमन, उसका नियंत्रण करना इस ढंग से किया जाए जिससे कि उससे अधिक लाभ पाया जा सके। तो वो कहलाता है कि साधनों का हम अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं, साधनों का हम अधिकतम यूज कर रहे हैं। पांचवी विशेषता क्या है इसकी, आइए देखते हैं। पांचवा है आपका निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में किसी भी संस्थान के दिए हुए अथवा पूर्ण निर्धारण उद्देश्यों की प्राप्ति है तो समस्त शक्तियों को जुटाया जाता है। यानी कि इसमें एक टारगेट बनाया जाता है, एक उद्देश्य बनाया जाता है और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी जाती है, पूरी पावर लगाया जाता है, जिससे कि काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और छठा है आपका विशेषता इसकी कि श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी की व्यवस्था होती है। वैज्ञानिक पद्धति जो है उसमें आपका श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी की व्यवस्था है। जैसे कि आपको बता दें, आगे देखिए कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाता है, वो अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते हैं तथा जो श्रमिक कुशलता से कार्य करता है उसे प्रोत्साहन के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी दिया जाता है, जिसे इंसेंटिव भी आप कह सकते हैं। कि उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए अगर कोई अच्छे से कार्य कर रहा है, अपने कार्य को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है, तो उसको प्रेरणा के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए मजदूरी दिया जाता है, कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को, सभी लोग नेक्स्ट जो उनको भी प्रोत्साहन मिल सके, उनको भी कुछ मिल सके, इसके लिए वह सोचेंगे और अच्छे से अपने कार्य को करेंगे। और नेक्स्ट है आपका कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक ही कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित कर करके किया जाता है, यानी कि प्रत्येक भाग को विभिन्न श्रमिक समूहों द्वारा पूरा करवाया जाता है। यानी कि सबका एक एक अलग अलग डिफाइन क्षेत्र होता है और उसके डिफाइन क्षेत्र में हर किसी के द्वारा अलग अलग कार्य लिया जाता है। इसमें प्रत्येक विभागों हेतु विशेषज्ञ नियुक्त करके उत्पादन को और बढ़ाया जाता है, उत्पादन करवाया जाता है, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। तो श्रमिकों को एक विशिष्ट क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट आठवां प्रमापीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य का प्रमाप निश्चित कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का आकार, उसका किस्म, उसके भार आदि सभी को प्रमापित कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। इससे कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जाता है और कार्य में प्रभाव दिखाया जाता है। और नौवां है आपका सहकारिता, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध में सफलता लाने हेतु पूंजी व श्रम में संघर्ष के स्थान पर उनमें सहयोग व पारस्परिक स्नेह की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें जो पूंजीपति है, जो पैसे लगा रहा है, और जो मजदूर श्रमिक श्रम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको स्नेह की भावना से बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं आपके वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। इसके बारे में तमाम सारे विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं भी किया है, उसके कुछ गलतियां भी बताई हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं यहाँ तक जितना आज हमने कवर किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।